हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। फिर बच्चों, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि 12th के बाद कौन सा कोर्स करें, है ना। उसमें बहुत सारा हमने डिस्कस कर लिया था और उसमें मैक्सिमम बच्चों को कमेंट आया था कि सर यूपीएससी के बारे में बताइए। हम आपके डिमांड के आधार पर जो भी कैरियर गाइडेंस संबंधित होगा वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन बस बच्चों प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। आज यूपीएससी के बारे में एकदम बेसिक से, मतलब आपको कुछ भी पता नहीं है यूपीएससी के बारे में, बस नाम जानते हैं, तो इसकी पूरी क्राइटेरिया मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल जीरो से लेकर के कौन बच्चा सेलेक्ट होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके बाद भी आपको किस कोर्स की जानकारी चाहिए बताइएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे एसएससी के बारे में कमेंट किए थे, है ना, बीएससी बीएड के बारे में, बीए के बारे में, तो इस पर हम सेपरेट अलग अलग से वीडियो बना देंगे। सबसे पहले तो मोटे मोटे तौर पर हम आपको बता दें कि ये यूपीएससी है क्या बच्चों। यूपीएससी के माध्यम से प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनते हैं। जैसे यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, इसके माध्यम से आईएएस, आप जानते हैं कि जिला का मुखिया, आईपीएस, ठीक है, आप लोग जिला में जो पुलिसों का मुख्य, है ना, अधिकारी होता है बच्चों, और ऐसे आईएफएस, फॉरेस्ट विभाग में अधिकारी, मतलब प्रशासनिक सेवा में सर्वोच्च पद, मैं सबसे ऊंचा पद की बात करूं तो वो यूपीएससी एग्जाम से, है ना, सेलेक्ट होते हैं। जिस सबसे अच्छा मैं एग्जांपल बताता हूं, कलेक्टर। सबसे पहले आप लोगों को पता होना है कि कलेक्टर कौन बनता है। आप लोग देखते हैं ना कि जैसे आप माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव, कौन सचिव बनता है? जो यूपीएससी से निकल कर आता है। जितने भी मंत्रालय में सचिव होते हैं वो कौन होता है? वो यूपीएससी से निकल कर आते हैं। तो कहने का मतलब पूरा प्रशासन को चलाने के लिए जिन अधिकारियों की जरूरत पड़ती है, उन अधिकारियों को जो सेलेक्ट किया जाता है वो यूपीएससी एग्जाम के माध्यम से। कभी 1000 पोस्ट आती है, कभी 2000, कभी 1500, है ना, और फिर उनके रैंक के आधार पर उनको पोस्ट मिलती है। यानी कुल मिलाकर के आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है और बड़े पदों पे काम करना है, ठीक है। तो आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी। जिन बच्चों को 12th के बाद यूपीएससी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उनके लिए हम चर्चा करने वाले एकदम बेसिक से। चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये कोर्स होता है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे एज एलिजिबिलिटी, मतलब ऐसा कौन सा बच्चा है जो इसका एग्जाम दे सकता है। 12th के बाद जो बच्चा यूजी कर लिया, अंडर ग्रेजुएशन, यूजी का मतलब क्या हुआ सर? जैसे 3 साल का बीएससी कर लिए, 3 साल का बीए कर लिए, बीसीए कर लिए, बीएससी बीएड कर लिए, आप एलएलबी कर लिए, आप बीटेक कर लिए, आप एमबीबीएस कर लिए। तो ऐसे जो भी ग्रेजुएशन के अंतर्गत आते हैं, उनका कोर्स करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा सा वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि ये जानकारी, हो सकता है आप तैयारी करो तो करो, नहीं तो हो सकता है आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हो जिनका थोड़ा आईक्यू पावर अच्छा हो, जो पढ़ने लिखने में अच्छे हो। कहने का मतलब जो पढ़ने लिखने में अपने आप को, है ना, झोंक देते हो, क्योंकि पढ़ लिख हर बच्चा मतलब कर सकता है, पढ़ लिख सकता है, हर बच्चा मेहनत कर सकता है, लेकिन सबके पास मेहनत करने की उतनी साहसी नहीं होती है ना। जो 10 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 15 घंटे पढ़ सके, उसी के लिए होता है। ऐसा नहीं कि 3 घंटे 4 घंटे वाला बंदा ये यूपीएससी क्रैक कर सके, वो इम्पॉसिबल है। तो आपके घर में हो सकता है, आप मान लीजिए नहीं भी करना चाहते ना, तो आपके पास जानकारी रहेगा, तो आप अपने घर में छोटे भाई बहन किसी को भी ये कोर्स के लिए एग्री कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। तो जो भी बच्चा यूजी कर लेगा, एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से वो यूजी कर ले, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से हो, जैसे बीकॉम कर लिया, है ना, या फिर बच्चों आर्ट से हो, बीए कर लिया, बीए एलएलबी कर लिया, साइंस से हो, बीटेक कर लिया, बीएससी कर लिया, सीएस, बीकॉम वाले सीएस, सीए जो भी कर लिए, कुल मिलाकर के अंडर ग्रेजुएशन होने के बाद बच्चों इसको आप अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म डाल सकते हो। अब इसके लिए भी एक लिमिट है,
कि आप कब से कब तक डाल सकते हो। जैसे देखो बच्चों, द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिक्वायर कैंडिडेट टू बी इंडियन सिटीजन। आप भारत के नागरिक हो, पहला कंडीशन। तो हर बच्चा जो हमारे इस वीडियो को देख रहा है वो भारत का नागरिक ही है ना। ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए आपके पास, भारत के नागरिक हो, ग्रेजुएशन डिग्री हो आपके पास। एज्ड बिटवीन 21 एंड 32, मतलब 21 और 32 के बीच होना चाहिए आपका उम्र। एज रिलैक्सेशन भी बताता हूं, बिल्कुल परेशान न होना। आप सोचोगे सर आप तो 32 साल के लगने लग गए हो, आप तो नहीं दे सकते हो। अभी हम दे सकते हैं। एज रिलैक्सेशन है बच्चों, मतलब कुछ छूट भी मिलती है। कैसे? जैसे यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 37 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यदि आप एसटी एससी से हैं बच्चों तो 42 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हो। ये आप लोगों के लिए छूट है। अच्छा, अब कोई सोचेगा कि 21 वर्ष की उम्र में से हम लगातार भैया हर साल फॉर्म भरते जाएंगे, मतलब 10 साल 15 साल, ऐसा नहीं है। यदि कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस से है तो वो 6 अटेम्प्ट दे सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट, दूसरा, तीसरा। ऐसा नहीं है कि आप पूरी 40 वर्ष तक ये है ना अपना लाइफ झोंकते रहो, ऐसा है ही नहीं, समय नहीं मिलेगा। यदि ओबीसी से कोई बच्चा है वो 9 अटेम्प्ट दे सकता है। एसटी एससी के लिए थोड़ा सा छूट होती है, ये अपना थोड़ा सा क्राइटेरिया है, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, और ग्रेजुएशन के साथ देखो बच्चों, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना वो केवल ग्रेजुएशन के बाद ध्यान नहीं देते। जैसे ही 12th क्लास है ना क्रॉस करिए, 12th का एग्जाम हो गया, उनका एक भूत सवार हो गया कि हमें यूपीएससी एग्जाम में बेहतरीन अंक लाना है, तो 3 साल 4 साल पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। बोले ग्रेजुएशन तो होता रहेगा, लेकिन साथ में हम हर टाइम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, हमारे पास जितना वक्त है उतना वक्त हम क्लास लेंगे और उतना ही हम कोचिंग। भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो भाई 12th के बाद तुरंत कोचिंग शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आप जब 21 ईयर के हो जाएंगे, ग्रेजुएशन हो जाएगा, तब आप सोचोगे तो कहीं देर हो जाएगा, है ना। बहुत सारे ऐसे हमारे एग्जाम्पल्स हैं कि ग्रेजुएशन के समय में उन्होंने बढ़िया तैयारी करी और फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उन्होंने, और बढ़िया भैया यूपीएससी फाइट कर लिए, क्रैक कर लिए, और बढ़िया प्रशासनिक सेवा कलेक्टर बन गए, अच्छा रैंक आ गया, ठीक है। इसके 3 फेज में पेपर होता है, आप सबको पता होना चाहिए भाई। 3 फेज कौन कौन सा है? पहला तो प्रीलिम्स, यानी प्री होगा, फिर दूसरा होता है मेंस, फिर तीसरा होता है इंटरव्यू, साक्षात्कार जिसे बोलते हैं। यानी जो प्रीलिम्स होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब 4 विकल्प रहेगा, आपको टिक लगाना है, तुक्का भी लगा सकते हो, माइनस मार्किंग रहता है 1/3 माइनस मार्किंग रहता है प्रीलिम्स में, 1/3 माइनस मार्किंग रहता है। मेंस में अभी हम आगे चर्चा करेंगे, मेंस में क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। मेंस लगभग 1750 अंक का होता है, देखेंगे 250 अंक का एक सब्जेक्ट होता है। फिर इंटरव्यू होता है 275 नंबर का, फिर इंटरव्यू और जो मेंस होता है इसके आधार पर सिलेक्शन होता है। इसके भी कई सारे प्रोसेस है, अभी आपको बताएंगे, थोड़ा समझिएगा। जब बात करते हैं बच्चों प्रीलिम्स की, सबसे पहले आप तो प्रीलिम्स समझो। प्रीलिम्स जो होता है वो एक ही दिन 2 पेपर होता है। जैसे वैकेंसी आती है बता दिया जाता है कि 2 महीने बाद एग्जाम होगा। जो बच्चे तैयारी करते हैं तो भाई फॉर्म डालने के बाद, ये ऐसा कोर्स नहीं कि फॉर्म डालने के बाद वो तैयारी करेगा। तो जब प्रीलिम्स की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो प्रीलिम्स में फर्स्ट पेपर होता है जनरल स्टडी का, ठीक है। समय 2 घंटा रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का, मतलब 200 अंक का रहता है बच्चों। और इसी के आधार पर आप मेंस का एग्जाम देते हैं, मतलब जो आपका क्वालिफाइंग नंबर, ये अपना दूसरा होता है, सीसेट होता है क्वालिफाइंग नंबर। लेकिन जो मेरिट बनता है यानी प्री में सिलेक्शन हुआ, वो आपका बच्चों किससे होता है? फर्स्ट पेपर से होता है, जनरल स्टडी, जिसे जीएस के नाम से जानते हैं। जो सेकंड पेपर होता है ये क्वालिफाइंग नंबर होता है, मतलब इसमें यदि आप क्वालिफाई कर गए, जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर आपका 2 घंटे का पेपर है और लगभग 2.5 अंक का होगा, 80 क्वेश्चन रहते हैं, 200 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। और 1/3 बच्चों 33% यदि आपने रिजल्ट ले आया, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने 100 में 30 नंबर, लगभग यदि 30 नंबर ले आया, 30% 33%, तो लगभग आप पास हो जाते हैं। तो जब आपकी कॉपी चेक होती है तो पहले बच्चों सेकंड पेपर की कॉपी चेक की जाती है। क्यों? यदि कोई बच्चा क्वालिफाई इसमें कर लिया तभी इस कॉपी को चेक हो गया, यदि आप यहीं से क्वालिफाई नहीं किए तो प्रीलिम्स में आप फेल हो गए।
तो प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको सीसेट भी एग्जाम देना पड़ता है और एक ही दिन दोनों एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। सुबह के पाली में, सुबह शिफ्ट में लगभग 9 से 11 के आसपास, है ना, जनरल स्टडी का, और सेकेंड में बच्चों 2-2:30 बजे से लगभग ये सेकेंड पेपर होता है। एक ही दिन में पेपर होता है। जब कॉपी रीचेक होती है, चेकिंग होती है, तो पहले आप लोगों का सीसेट होता है। जो बच्चा इसमें क्वालिफाई कर जाता है उसी का अपना ये दूसरा जो फर्स्ट पेपर है उसको चेक करते हैं, अन्यथा आप फेल तो फिर भाई फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करो। अब लाखों बच्चे प्रीलिम्स में बैठते हैं, लाखों बच्चों में से मतलब लगभग 90% तो प्रीलिम्स से ही निकल जाते हैं और फिर मेरिट के आधार पर मेंस के लिए उनको आमंत्रित किया जाता है। तो ये मेंस का है क्या लोचा, हम आपको बताते हैं। अच्छा, थोड़ा प्रीलिम्स के लिए सिलेबस भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या क्या आता है। तो देखो बच्चों, प्रीलिम्स में सारा चीज, दुनिया का जो भी ज्ञान है वो सब प्रीलिम्स में पूछ लेगा, वो मेंस में भी रहता है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स मतलब दुनिया की जो भी घटना घटित हुई है, चाहे देश में हो, चाहे विदेश हो, चाहे प्रदेश में, जो भी घटना घटित हुआ हो। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब भारत की इतिहास की जो भी सिलेबस है बच्चों, वो सारा चीज। बर्ड और इंडियन ज्योग्राफी पूरा, इंडियन पॉलिटी एंड, है ना, गवर्नेंस, इकोनॉमिक बच्चों, सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, है ना, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जनरल साइंस, मतलब सब कुछ जो सिलेबस है वो सब प्रीलिम्स में, ये जो अपना जीएस का पेपर है। और बच्चों सी सेट का आप लोग देख सकते हैं, मतलब जैसे आपका मैथ हो गया कुछ, है ना, रीजनिंग हो गया, आपकी माइंड पावर की जो सोचने की क्षमता है, तर्क शक्ति पर आधारित, ये अपना, है ना, जैसे कंप्रहेंशन हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, मतलब ऐसे ऐसे तर्क वाले क्वेश्चन आते हैं कि भाई यहां पर एक्सीडेंट हो गया और आपको प्रशासनिक अधिकारी आप हैं, वहां पे आपका क्या तर्क रहेगा। बड़ी भीड़ जम गई है, आप लाठी चार्ज करोगे या कि फिर आप लाठी चार्ज ना करके उनको समझाने की कोशिश करोगे, मतलब ऐसे तर्क से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो अपना प्रीलिम्स में बच्चों ये अपना सी सेट होता है। और सी सेट मैक्सिमम जो है सी सेट में क्वालिफाई हो जाते हैं, क्योंकि स्कोरिंग नंबर ये होता है, थोड़ा भी यदि जो बच्चा मेहनत करता है तो इसको निकाल लेता है। अब बात करते हैं बच्चों, आप लोग प्रीलिम्स से पहुंच चुके हैं, अब मेंस की ओर प्रवेश कर चुके हैं। कहां पहुंच चुके हैं? मेंस। मेंस में आपके भी पहला जो पेपर होता है, टोटल देखो भाई, देखो मैं आपको बताता हूं, जो टोटल पेपर कितने दिन होंगे? 5 दिन होंगे, है ना। जैसे अपना एक दिन ये हो गया बच्चों, है ना, एक दिन ये हो गया, और फिर ये अपना एक दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया, और एक दिन अपना इनमें से हो गया। टोटल कितने दिन होते हैं? 5 दिन होते हैं, लगभग 5 दिन पेपर होता है। जो अपना बच्चों कंपलसरी पेपर है, जो कंपलसरी पेपर है, यहां पर आप थोड़ा देखिएगा, ये जो कंपलसरी पेपर है, इंग्लिश और कोई भी दूसरा लैंग्वेज, इंग्लिश आपको पेपर देना ही पड़ेगा, और दूसरे लैंग्वेज में आप हिंदी चुन सकते हैं, संस्कृत चुन सकते हैं, उर्दू चुन सकते हैं, जो भी आपको जो सब्जेक्ट चूज करना है। ये भी आपका क्वालिफाई नंबर है, इसमें इसका आपको मेन जो फाइनल कट ऑफ बनता है उसमें इसका कोई भी स्कोर, है ना, किसी तरीके से यदि आप इसमें से पास हो जाते हैं, अब जब पास हो जाते हैं तो भाई अपना अगला सब्जेक्ट यहाँ पे चेक होता है। ऐसे ही होता है यहाँ पर भी, जैसे प्रीलिम्स में आपका सी सेट पहले चेक हुआ, आप उसमें क्वालिफाई कर गए तो आपको, है ना, जीएस पेपर आपका चेकिंग होता है और उसके आधार पर आपका रिजल्ट बनता है। ऐसे ही यहाँ पे कंपलसरी पेपर जो है इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज, मतलब भारत का कोई भी भाषा हो, इस भाषा को बच्चों आप लोगों को क्या करना है, जैसे आपका एक मेन इंग्लिश हो गया, आप एक हिंदी दे दो, और इसको आप लोगों को क्या करना पड़ता है, केवल क्वालिफाई करना पड़ता है। इसमें किसी तरीके से ये बॉन्डिंग नहीं रहता कि इसमें आपको अच्छे नंबर लाना है, और इसको हर बच्चा क्वालिफाई, जो प्रीलिम्स निकाल लिया उसके लिए तो भाई कंपलसरी पेपर ही आसानी से कर सकता है। ऐसे लिखने के लिए आता है, ऐसे लिखने के लिए आता है बच्चों, ये ऐसे रहता है। देखो पहला ये जो 250, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं, है ना, 250, ये 250 नंबर का होता है, और ये भी 250 नंबर का होता है, ये भी 250 नंबर का होता है, ये भी 250 नंबर का होता है, ठीक है। 1000 हो गया, ये भी अपना 250 नंबर का हो गया, ये भी 250 नंबर का हो गया, तो 1500 हो गया बच्चों। और ऐसे जो है ये भी 250 नंबर का हो गया, मतलब टोटल 1750 नंबर का मेंस होता है। तो ऐसे लिखने के लिए आता है, ऐसे से एक पेपर रहता है, जो बच्चा अच्छा ऐसे लिखता है ना, ये अपना। इसके बाद ये जो पेपर होता है, ये पेपर आपका, ये 2 पेपर है बच्चों, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, 3 घंटे का एक, फिर 3 घंटे का एक, 250 नंबर का, ठीक है। फिर दूसरे दिन पेपर होगा 3 घंटे का ये, 3 घंटे का ये, मतलब जैसे ऐसे एक दिन सिंगल पेपर हो गया, है ना। यहां पर आपका कंपलसरी पेपर एक दिन सिंगल, लेकिन ये जो पेपर होते हैं ना जनरल स्टडीज के, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इसमें से प्यारे बच्चों
ये जो पहला पेपर दूसरा एक दिन और तीसरा चौथा एक दिन, मतलब दो पेपर हो जाते हैं एक ही दिन, समझ रहे हैं ना। और ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आप लोग लेते हैं, ऑप्शनल में जो भी आप अपना सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं, जैसे कोई मैथमेटिक्स चुन सकता है, कोई पॉलिटिकल साइंस, कोई जियोग्राफी, कोई है ना हिस्ट्री, कोई मतलब इकोनॉमिक्स, जो भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट हो वो आपका मेन सब्जेक्ट होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको चूज करना रहता है, 2 पेपर होते हैं। तो इस तरीके से टोटल 1750 नंबर का एग्जाम होता है और इस 1750 से बच्चों आप लोगों को फिर इंटरव्यू में बुलाया जाता है। इंटरव्यू में कैसे बुलाया जाता है, जैसे मान लीजिए 1000 स्टूडेंटों को लेना है तो फिर यहाँ पे 1/3 लेना रहता है, तो 3000 बच्चों को बुलाया जाएगा। 3000 का इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में लगभग जो है बच्चों 250 नंबर का है ना इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू प्लस मेंस का जो अपना है ना फाइनल नंबर होता है, इसी के आधार पर कट ऑफ निर्धारित होता है। फिर यदि आपका बढ़िया नंबर है तो फिर आप लोग बेहतर रूप से अच्छा कर पाएंगे। जैसे बच्चों अपना यूपीएससी मेंस सिलेबस जो होता है जनरल स्टडी का है ना, ये आप लोग देख सकते हैं। तो सिलेबस वगैरह आप जो बच्चे तैयारी करते हैं तो फिर उनको तो पता हो गया। आज हमारा मेन टास्क था यूपीएससी के बारे में फुल नॉलेज देना, क्या कैसा होता है। 12th के बाद यदि आप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन में क्या आप इसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। सिलेबस भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग जब, और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जिस रास्ते पे आप चलना शुरू कर देते हो उस रास्ते का पथ ऑटोमेटिक आपको पता होने लग जाता है। कोई फिर आपको रोक नहीं सकता, बस थोड़ा सा मंजिल पे चलने की आदत हो जाए, मतलब मंजिल को पाने के लिए आदत हो जाए, रास्ते पे चलने के लिए आदत हो जाए, बस हो गया। देखो भाई, कोई भी चीज कठिनाई से हम प्राप्त करते हैं लेकिन वो असंभव नहीं होता है। चाहे दुनिया का कोई भी चीज हो, आप यदि एक जॉब के लिए मेहनत करते हो तो भाई आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा यार, क्योंकि खून पसीना एक कर देते हैं लोग, तब कहीं जाकर के ये चीजें मिल पाती है। और खुशियों को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो है ना त्यागना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर संभव आपके जीवन में बिल्कुल खुशी खुशी हो कि रात दिन आप चारपाई में सोते रहो और बढ़िया सा रिजल्ट आ जाए कि भाई अब हम एक बढ़िया का क्या बन गए, IAS कलेक्टर बन गए। उनके पीछे संघर्ष की कहानी पढ़िए, संघर्ष की कहानी देखिए। आप लोगों को सोशल मीडिया में इतने सारे संघर्ष की कहानियां मिलेंगी कि किस तरीके से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि 8 घंटे दूसरे का जॉब भी करते हैं और प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, साक्षात्कार सब निकाल करके IAS बन जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो था यूपीएससी की जानकारी के बारे में कि कैसे यूपीएससी से आप IAS, IPS या IFS की है ना जॉब प्राप्त कर सकते हो। और इसके बाद जो बच्चे कमेंट करेंगे कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, प्यारा भरा नमस्कार प्यारे बच्चों। आप लोगों को लगता होगा कि सर कान पे माइक क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि कान में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, माइक लगा नहीं सकते हैं, पेन्स होता है, मतलब दर्द होती है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कर देना। और हाँ भाई, आपको किस टॉपिक पर चाहिए नॉलेज चाहिए तो भाई बताइएगा जरूर। जय हिंद।